अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इलेक्शन 2018 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब सामने आई, गो के सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल चैलेंज था, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा उठे एहतसाब के हवाले से कि जनाब मुल्क में जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस लाया जाएगा और यही बातें आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद गिरफ्तारियाँ देखने में आई, चाहे हम बात देखें शहबाज शरीफ की या ख्वाजा साद रफीक की, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की, और फिर उसके बाद JIT की रिपोर्ट आने के बाद उसका रुख जो है वो सिंध की तरफ हुआ, और अब बात हो रही है कि सिंध में भी मजीद गिरफ्तारियाँ जो है वो देखने में आएंगी। ये जो टॉक शोज आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर, इवन हम भी जो करते रहते हैं, उसमें अगर हम PTI से सवाल करें कि भाई ये क्या हो रहा है, तो कहेंगे भाई ये देखें सारे माजी में सब चोर थे, ये मुल्क का हाल जो है वो ये कर दिया, आज हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, सारा वो पैसा जो अवाम पे लगना चाहिए था वो सब जो करप्शन की नज़र हो गया। अब बात पीपल्स पार्टी से की जाए जिनकी हुकूमत रही सिंध में, देखा जाए तो पिछले 10 साल, या वफाक में उससे पहले रही, या नून लीग की अगर बात की जाए जिनकी मरकज़ में हुकूमत रही और तवील अरसे से पंजाब में रही, वो कहते हैं कि भाई अगर हम गलत हैं तो इनके साथ भी वही लोग बैठे हुए हैं। तो ये चोर चोर जो है खेल हो रहा है, ये चोर सिपाही वाला खेल जो है वो नहीं हो रहा है। तो अब ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो क्या कोई वाकई में जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचेगा, कोई इसका मंतकी अंजाम निकलेगा, या सिर्फ और सिर्फ जो है ये डायलॉग इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे? करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं कि जो पैसा अवाम पे लगना चाहिए था वो अवाम पे नहीं लगा। जो मुल्क की हालत है, जो हमारी एक्सपोर्ट है, जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो हम अफरात ज़र देखते हैं, जो भी सूरत हाल है, उस पर अगर ईमानदारी से पैसा लगता तो हम बहुत आगे होते। इन्हीं पिछले 30 सालों में बहुत से मुल्क हमसे आगे निकल गए। तो करप्शन पर जो नज़र वो कैसे रखनी चाहिए, एहतसाब किस तरह होना चाहिए, हमारे जो इदारे हैं वो इंडिपेंडेंट और उनका एहतराम और उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी जानिबदारी, उस पर जो है आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो कि आप NAP के डायरेक्टर भी रहे, NAP से वाबस्ता रहे, उसके अलावा वसी तजुर्बा रखते हैं, मैं क्या कहूँ कि मतलब चोर डाकू पकड़ने का अच्छा, हमारे साथ है महफूज यार खान साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा मेंबर राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपको वेलकम कहते हैं, और इसमें काफ़ी केसेस जो हैं आप भी उसको देखते रहे इस तरह के। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाम फारूक अली साहब, आप सियासी रहनुमा एक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कुछ अरसे आपका ताल्लुक रहा, सांगड़ के एरिया से आपका ताल्लुक है, 216 पे आप जो है वो कैंडिडेट भी रहे। तो सबसे पहले तो जाम साहब आप ये बताएं कि अभी तो निशाना जो है वो सिंध की तरफ हुआ है हुकूमत का, कि भाई ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं, और आप देखें कि 172 लोग जो हैं जो JIT में इनके नाम हैं, उन सबके नाम ECL में डाल दिए हैं। तो आप अपना फरमाएं, आप गए जरदारी साहब के पास, फिर थोड़े महीने रहे, फिर पीछे हट गए, क्या वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया। आपका जो सवाल है बड़ा मायने खेज़ है, और मैं आपको बिल्कुल उसकी वजाहत करता हूँ कि मेरा वहाँ जाने का मकसद ये था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक यंग लीडरशिप मुझे नज़र आई, और मैंने महसूस किया कि एक सिंध में तब्दीली आएगी डेवलपमेंट के हवाले से और विजन के हवाले से, मैनिफेस्टो के हवाले से। लेकिन थोड़ा अरसा वहाँ बैठ के मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसी कोई तब्दीली जिसकी उम्मीद कम से कम मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में, मेरे ज़िले में तरक्याती काम हो और आवाम को उनका हक़ मिले जो उनका जायज़ हक़ है, उनको मिलना चाहिए, और किसी भी किस्म की महरूमियत जो तो आप उन पर एतमाद नहीं कर सके, आपको लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो डिलीवर नहीं भी किया है, और आगे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये डिलीवर ना कर सके, खासतौर पर आपके हल्के के हवाले से जो तो मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूं। ठीक है, और तो आपने फिर इंडिपेंडेंट जो है फिर वो इलेक्शन लड़ा और इस तरह की सूरत रही। अच्छा ये फरमाएं, ये जो आप मुतमईन हैं एहतसाब का जो अमल चल रहा है, इस पर आपको नजर आ रहा है कि कोई रिजल्ट निकलेगा इसका? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरुमीद हूँ, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसी फ़िज़ा चली है कि जहाँ एहतसाब पर हमें अब ईमान आ रहा है, और इससे पहले बातें होती थी, और इससे पहले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है होती थी एहतसाब के नाम पर, लेकिन अब अक्रॉस द बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि एहतसाब हो रहा है। जैसे कि आप नवाज़ लीग को देख लें, जैसे कि आप MQM में भी देख लें जो कुछ हुआ, जैसे आप देखें अभी इस वक्त सिंध में जो सूरत हाल है, जैसे आप देखें कि गवर्नमेंट के अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अगर उन पर उंगली उठती है तो दे आर क्वेश्चनड, एंड
कुछ लोगों ने तो छोड़ भी दिया है, some have resigned also. So it's a good sign and alhamdulillah we're in the right direction. अच्छा, we are in the right direction. लेकिन फिर भी जो है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं तो आवाम के ही प्रोग्राम करता हूँ, लोगों के दरमियान निकलता हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं बस ये जो है एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जा रही है, इसका कुछ निकलेगा नहीं आगे। आपको कुछ निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि आवाम जो ये चाहती है कि भाई ये एहतसाब होना चाहिए बुनियादी तौर पे। लेकिन बेसिकली बात ये कि इस वक्त जो है इनका इंतखाबी नारा भी यही था कि हमने मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है और आवाम को रिलीफ देना है। तो आवाम इस वक्त ये डायरेक्शन देख भी रहे हैं। सेकंड ये कि पहले पनामा लीक का केस इंसिडेंट हुआ, JIT बनी और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पहले नवाज शरीफ को सज़ा हुई, अब दूसरे केस में हो गई, एक में बरी हुई है, उसके खिलाफ अपील भी चली गई है। तो एक कहीं ना कहीं जाके एंड अप ये कोई नूरा कुश्ती नहीं हो रही है, नूरा कुश्ती ये नहीं हो रही। नंबर 2, अब उसके बाद फिर दोबारा एक JIT बनी, NRO नहीं आ रहा है। NRO तो मेरे ख्याल में आ ही नहीं सकता, इसलिए कोर्ट केसेस नहीं है। उसके बाद फिर एक FI ने रिपोर्ट दी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक और JIT बना दी जिसमें ये सारे ओमनी ग्रुप के खिलाफ जो इंसिडेंट हुआ, अब उसकी रिपोर्ट जमा हो गई है। तो अब ये कल मेरे ख्याल में परसों जो है मंडे को ये जो जवाब इनकी ओमनी ग्रुप भी और फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं ये अब रिपोर्ट देंगे और उसके बेस पे डिपेंड करता है कितना लॉजिकल, कितना कॉम्प्रिहेंसिव, कितनी डेलिब्रेशन की गई है अपने आप को सेव करने के लिए। अगर इसमें लूप होल्स हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि अब इसके खिलाफ नैब में या किसी और ट्रायल कोर्ट में इनको केसेस को कर दें और उसके बाद फिर एक्शन शुरू हो सकते हैं। जो भी प्रोसीजर होता है कि अगर आप ECL में डालते हैं या आपको वो FIR अरेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। बट अगर सेटिस्फाइड ना, मेरे ख्याल में कोई ऐसा एक्शन जरूरी है कि ना भी हो। आपसे खास तौर पे बात करनी है नैब के हवाले से, नैब के रोल के हवाले से कि उसमें कहीं मसद किसी ख़ास जगह पे टारगेट किया जा रहा है या ये सबके लिए इक्वल मामला है। ज़रा इस पर आते हैं क्योंकि अपोजिशन तो यही बात कह रही है कि भाई ये सिर्फ हमें गिरफ्तार किया जा रहा है और बाकी सबको जो है वो तनबीह की जा रही है या जुर्माना लगाया जा रहा है। महफूज साहब आपकी तरफ आते हैं कि अब MKM जो है उसके वाले से बात सामने आई कि खिदमत खल फाउंडेशन के अकाउंट के ज़रिए जो जायदादें खरीदी गई, तकरीबन आई थिंक वो तादाद क्या है, वो 60-62 के करीब 64 तो 64 जब्त हो गई। अच्छा, देखिए ताला लग गया उन पर कि भाई ताला लगा, ना जब्त हुई, अच्छा ना कोई नोटिस हुआ, ना कोई एब्सकॉन्डर पे सर्विस हुई। बकराऊं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, या तो चेयरमैन नैब या जो एहतसाब के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो फेयर ट्रायल की तरफ जा ही नहीं रहे। आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आप एक आदमी को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाकर हाथ पांव बांध के फेंक देते हैं, उसका अपील का कोई हक नहीं होता। ये आइन के बुनियादी रूह के खिलाफ है और करप्शन जिसने किया है, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी का हो, MKM का हो, मुस्लिम लीग का हो, PTI का हो, वो सब बराबर के मुजरिम हैं। उनको वही सजाएं मिलनी चाहिए जो आप इस वक्त मुख्तलिफ जमातों को दे रहे हैं। जिन वुज़रा के नाम आए हैं, और वो हमारे वुज़रा हों या PTI के हों या किसी और जमात के लोग हों, उन सबको इस्तीफे देने चाहिए और बाहर निकलकर मैदान में मुकाबला करना चाहिए। मुत्तहिदा क़ौमुन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि करप्शन के खात्मे के लिए हम ये जो नाम दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि भाई अगर हमारे नाम तो आपने ECL में दे दिए हैं तो जो हुकूमत में या इत्तेहादी जो लोग हैं इनके नाम भी डालेंगे ECL में, इनके भी के तौर पर कैसे चल रहा है, तो उसमें जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी उन्होंने नाम दिया। सबका डाले, हम कोई भागने वाले नहीं हैं, हम यहाँ मुकाबला करने वाले हैं। मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, जो आज हम थोड़ा सा आपको बुलाने की जो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, लेकिन हमारे जहन में आपको जो ख्याल आया वो एज एडवोकेट भी था, क्योंकि हम कोई पार्टी के हवाले से आज बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि पार्टी से बात करो तो वो अपनी बात कोई नहीं करता, कहते हैं यार हम तो सब बड़े पाक साहब हैं भाई, अगर तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो तो उधर तो देखो, उधर ज्यादा बड़े चोर डाकू बैठे हुए। तो बस यही हो रहा है, सियासी जमातों से आप किसी से भी सवाल कर लें तो वो यही बात आ रही है कि अपनी कोई बात नहीं कर रहा, दूसरे की बात कर रहा है। कानून के एक तालिब इल्म के है जी, इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब जी, जो कानून की बोरी में करप्शन हो रहा है, जो कानून के कट्टों में करप्शन हो रहा है, जो नीचे सिविल जज के करप्शन हो रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन जज कर रहे हैं, उन पर तो आप नजर डालिए। बगैर रिश्वत के बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं होती है, बगैर जेब गरमाए गए तो चीफ साहब आप जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बेहतर जिंदगी देगा, लेकिन लोअर जुडिशरी पे नजर डालकर जाएं। ऐसे उसूल
अच्छा, ये आवाज कई बार उठाई गई है महबूब साहब, हमने भी उठाई अपने प्रोग्रामों के अंदर, लेकिन शायद ये आवाज शायद सुनी नहीं जा रही है कि ये सुमन बुकमुन है, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है कि आपका करप्शन हो रहा है और आप आंख में से लेते हैं। पीपुल्स पार्टी वाला है उसको दूसरे अंदाज से देखते हैं, एमक्यूएम वाला दूसरे अंदाज से देखते हैं, पीटीआई वाले को क्यों नहीं देखते, आप पीपुल्स पार्टी वाले को क्यों नहीं देखते, मुस्लिम लीग वाले को क्यों नहीं देखते। सबका इंसाफ के तकाजे में सब बराबर है, खाओ वो किसी जमात का हो, कितना ही बड़ा लीडर हो। ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है जो फार्मूला है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं जाम साहब, जो फार्मूला है मसद अगर कौम किया पैसा, आवाम का पैसा, अब चाहे वो पैसा कौन सा पैसा, वो कि जो टैक्स के जरिए एक तो जमा होता है हमारे मुल्क के अंदर, जो बड़ा जरिया है पैसा जमा होने का। अच्छा, उसमें एक तो डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स की तादाद ऑफ कोर्स बहुत कम है क्योंकि हमने अपना निज़ाम ही वो उस तरह से नहीं बनाया कि लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स दें। इनडायरेक्ट टैक्स में गरीब आदमी और एक अमीर आदमी पेट्रोल पे इक्वल जो है पैसे दे रहे हैं। आप मार्केट से कोई चीज़ लेने जाएं, कोई एशिया लेने जाएं तो सब बराबर टैक्स दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो। तो असल जो पैसा जमा हो रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स से जमा हो रहा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि दूसरा तरह का जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारे ही नाम पे जो कर्जा लिया जा रहा है, चाहे वो किसी से भी लिया जा रहा है, माजी में IMF से भी लिया गया, अभी भी हम जा रहे हैं, या और मुल्कों से लिया गया है। तो जो कि हमारा एक बहुत बड़ा जो है इस वक्त एक ड्यू हैकल बन के सामने आ गया है। अच्छा, वो जो कर्जा दे रहे हैं वो भी हुकूमत को नहीं दे रहे हैं, वो भी अवाम को दे रहे हैं बुनियादी तौर पे, और उन्हें पता है कि ये हुकूमत देना दे अवाम तो देगी, इसलिए डिक्टेशन भी मिलता है कि भाई ये आप इस चीज़ में इतना टैक्स लगाओ, इस चीज़ में इतना टैक्स लगाओ, ऐसे हुकूमत चलाओ ताकि ये पैसे जमा हो और उनको वापस किया जा सके। तो ये जो हमारे नाम पे है ना सारा, अच्छा अब ये हमारे नाम पे टैक्स भी जमा हुआ, हमारे नाम पे कर्जा भी जमा हुआ, फिर उसके बाद जब वो हुकूमत में गया, हुकूमत सिस्टम पे गया, वो हम पे लगना चाहिए था, वो हम पे लगने के बजाय लोगों की जेबों में चला गया। तो कितना बड़ा जुल्म है यार ये। तो अब इसका थोड़ा सा इस प्रोग्राम के जरिए हम चाहेंगे कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय, जब भी आप शख्सियात को और मोतबर शख्सियात को जो एक विजन रखते हैं, हमने जहमत दी है कि हम कि आज आप एक कोई फार्मूला सेट करें कि भाई ये जो है ऐसे जो है इस तरह से एक तो आगे ना हो, और दूसरी बात ये है कि ये निकाला जाए पैसा। ये कैसे हो सकता है? देखें रिजवान भाई, सबसे पहले तो जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो लोग इस काले धंधे में मुलविस हैं उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। सर देखिए ना, जो लोग काले धंधों में मैं अगर वो किसी सियासी जमात से हैं, जब उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है तो पहली बात वो ये कहते हैं यार देखिए सियासी इंतकाम हो रहा है, ये हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है। इस दफ़ा तो कोई सियासी इंतकाम नहीं है, हर चीज़ इंक्वायरीज के थ्रू जुडिशरी हर चीज वो ये कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत के अंडर आती हैं सारे इदारे जो हैं, हुकूमत कुछ भी करवा सकती है इनसे। कल भी एक प्रोग्राम किया, उसमें भी ये सारी बातें हुई कि भाई ये JIT जिन्होंने बनाई है ये हुकूमत के अंडर आते हैं, इन्होंने जो है ना ये हुकूमत ने बोल दिया हुआ तो उन्होंने ये लिख दिया, पहले कैसे लीक हो गया, मतलब ये बातें आती हैं। देखिए मैं महसूस करता हूँ, बल्कि बिलीव करता हूँ कि हमारी अदलिया आज अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद अदलिया बन के उभरी है जी, और जुडिशल एक्टिविज्म जिसे कहते हैं सही मायने में अब नज़र आता है। और जिन उमूर पे उन्होंने गौर किया है, माजी को अगर देखें तो उसमें कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। इस वक्त चीफ जस्टिस ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमें इस चीज़ को जो जितना वो कर सके हैं। देखें अब एक गन बहुत पुराना चला आ रहा है, उसको आप एक ही जादू के मैजिक वॉन्ड से तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने निशानदेही की है और वहाँ उन्होंने बहुत कॉन्क्रीट मेजर्स लिए हैं। एंड आई एम सॉरी टू से जो JIT है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, सारे उसमें बड़े उसमें मेरा ख्याल है कि वेरी ऑनेस्ट JIT है। मैं तो उनका मौके वेरी ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल पीपल आर देयर इन द JIT प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो हमारे सामने बातें आ रही हैं वो एक ही जैसी बातें आ रही हैं, इधर से इधर इल्जाम उधर से इधर इल्जाम। तो इसमें ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? लेकिन बेसिकली ये एक हमें ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, और ये अपोजिशन बोल रही है एक पार्टी दो पार्टी, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, JIT को इरिस्पेक्टिव क्या कह रहे हैं अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है। और जो इस पर मुलव्वस है, एनीवन वेदर ही इज फ्रॉम आर्मी या बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन, किसी पार्टी, ही हैज टू बी टेकन टू टास्क। इसलिए कि पाकिस्तान का जो पब्लिक मनी है ना वो इस बेदर्दी से लूटा। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि जो JIT में हमारे क्योंकि बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, सबके एक मतलब लोग लिए जाते हैं, तो हमारे इदारों का एहतराम भी बड़ा जरूरी है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत जरूरी है, खुद मुख्तारी भी जरूरी है, उनकी ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक JIT डिटेल करते हैं और उसमें तमाम अदालतों से लोग लिए जाते हैं, तो एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब।
और फिर ये बात है कि वो उन्होंने 2+2 करके JIT पुटअप की है, ठीक है, सारे बैंक अकाउंट्स हैं। नाउ इट इज़ अगेन अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि वो इसको असेस करके फिर उन्होंने मौका दिया उमनी ग्रुप को भी, पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमा सबको ये कहा जी कि आप अपने जवाब दें। जब वो जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते, नॉट सब टू सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। हमें किसी को ना किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है। PMLN आप देखें पंजाब में बहुत बुरी तरह उनके लीडर्स और जो जिन्होंने पैसे लिए फंसे हुए हैं। आई सजेस्ट कि इसके साथ बजाय लंबे केसेस करने के एक नैब के पास बड़ी अथॉरिटी है प्ली बार्गेन की कि ये इन पॉलिटिकल लीडर से प्ली बार्गेन करें। ये इस फार्मूले पे भी हम बात करेंगे क्योंकि अभी जो काफी डिस्कशन अभी लंबी डिस्कशन चली है ये केस को रखा जाए नहीं रखा जाए, इस पर हम आएंगे। महफूज यार खान साहब ये फरमाएं कि पहले तो आप अपनी राय दे दें इस पर जनाब, फिर उसके बाद अगले सवाल की करवाता हूँ जी। देखिए मैं बिल्कुल इस बात का ये पॉइंट 1 है, एहतसाब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एहतसाब हमीदुर रहमान कमीशन से भी होना चाहिए। एहतसाब अजहर खान केस में जो फैसले आए हैं उस पर भी होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई इदारा, ख्वाह वो जुडिशरी हो, ख्वाह हमारे कानून नाफिज करने वाले, हमें उनका बड़ा एहतराम है, वो हैं तो हम इसमें ये होता है ना कि जैसे मिसाल तौर पर शहबाज शरीफ साहब अंदर गए या नवाज शरीफ साहब अंदर गए तो लोग कहने लगे चलो यार कहीं से तो आगाज हो रहा है, यहीं से तो शुरू हो, सर कहीं से ले। आपने जो स्टेटमेंट जो हलफनामे मिर्जा असलम बेग साहब ने, जनरल दुर्रानी ने और दीगर ने पेश किए हैं, आपने ये केस क्यों क्लोज कर रहे हैं? मैंने दरखास्त देने वाला हूँ एमिटी इंटरनेशनल की तरफ से कि ये क्लोज ना किया जाए, क्योंकि हम हुकूक इंसानी की बैनुल अक़वामी तंजीम है, हम इसमें पार्टी बनेंगे। लेकिन मुझे आज ये इल्म हुआ है कि अली असगर खान जी नोटिस सर्व हो गया है और वो इस केस को एज ए लीगल हेयर ऑफ एयर मार्शल असगर खान चलाएंगे। मैं भी एयर मार्शल असगर खान का रूहानी बेटा हूँ, मैंने 25 साल अपनी जवानी के एयर मार्शल असगर खान के साथ लगाए हैं, लेकिन एमिटी इंटरनेशनल के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि ये केस बंद ना हो। इसमें जो लोग मोर्चे इल्जाम ठहराए गए, चूंकि ये 22 साल के बाद, और एयर मार्शल असगर खान ने जब 77 में खत लिखा था, जब एक लड़के को गोली मारी तो उन्होंने कहा उबे लाफुल कमांड, और ये बात जो है बहुत सारी चीजें मेरे भी इल्म में हैं। जब ख्वाजा खैरुद्दीन कराची बेस्ड थे तो हमने कई सियासतदानों को उनसे भी पैसे ले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम अभी इस पे जाम साहब आपकी तरफ में आता हूँ। अब ये मसलन आवाम के दरमियान आप लोग भी जाते हैं, अवामी लोग हैं माशाल्लाह से, अब बड़ी दिलचस्प तबसरे मिलते हैं इस पे एहतसाब के वाले से अगर बात की जाए तो उसमें अब एक बात ये है कि भाई ये जो अभी हमारे नैब चेयरमैन ने कहा कि भाई जनाब प्ली बार्गेनिंग जो है बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला था, इससे बड़ी पैसा जो है रिकवर हुआ और इसको नहीं रुकना चाहिए था, ऐसे ही सही था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है जी, जो आपने लूटा है वो वापस ले लो और फिर छोड़ दो, ठीक है, और जाएं जो दिल चाहे करें, भाई पैसे तो वापस ले लिए ना जो किए थे, और उसमें एक टाइम डिफरेंस के भी जो पैसे होते हैं वो भी लिए जाते हैं कि अगर एक करप्शन हुई है 2010 में तो उससे कितने पैसे बन गए होंगे 2018 में, वो भी प्लस करके ले लो। दूसरा ये है कि नहीं भाई सज़ा देना ज़रूरी है। ये क्या बात हुई कि आपने पैसे ले लिए और ये जो करप्शन की थी, जो बेईमानी की, इस पर तो उल्टा लटका देना चाहिए सरेआम जो है। तो आप किस फार्मूले पर समझते हैं कि होना चाहिएगा? मैं इसकी मुखालफत करता हूँ जी, खुले अल्फाज में, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि किस चीज़ की मुखालफत करते हैं? कि ये जो प्ली बार्गेन का जो इनका मुखालफत करते हैं, मैं इस फार्मूले के खिलाफ हूँ, और जिसने जो किया है उसको उससे वो आप वसूल भी करें और उसको एक ऐसी आप इबरतनाक सज़ा दें जो दूसरों के लिए एक सबक बने आने वाले वक्तों में। हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं, अगर कोई इम्तहान में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो आप वो पर्चा उसका ले लेते हैं और फिर कहते हैं ठीक है अब कोई बात नहीं, आइंदा मत करना। कभी ऐसे होता है? इफ़ यू कॉट चीटिंग यू इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, and you got for a 6. बिल्कुल सही है, it's a punishment. अभी हम बाकी गेस्ट की भी राय लेते हैं जरा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपकी क्या राय है? देखिए इसमें हमें समझने कि नैब का जो एक कानून है ना वो है टू रिकवर द लूटेड मनी, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जो प्ली पहले था वॉलंटरी रिटर्न भी होता था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। प्ली बार्गेन में एक एडवांटेज होता है, आप एक तो 90 डेज, वो कह रहे हैं 15 दिन का सिर्फ होना जुडिशल रिमांड, और उसके बाद उसको आप जेल कस्टडी कर दें। जब 90 दिन वो रहता है ना तो एक नैब को लेवरेज जो होता है कि इसमें आप उसको ग्रिल करते हैं अच्छे तरीके से, और अगर उसके ऊपर लेट से 1 बिलियन की करप्शन का चार्ज है, उसको कहते हैं जी आप 1 अरब रुपया दें। नंबर 2, उसके बाद वो इतना आसानी से छूटता नहीं है, साथ वो डिस्क्वालीफाई होता है, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता।
कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता, सारी चीज़ उस पर बंद हो जाती हैं। लेकिन एक इंसेंटिव होता है कि हुकूमत पाकिस्तान को 1 अरब रुपया फ़ौरन मिल जाता है, ठीक है, बजाय इसके 15 साल के बाद या क्विट हो जाएगा या वो पढ़ा जाएगा उसको। तो आप फेवर में देखें, आप फेवर में प्ली बार्गेनिंग के आप फेवर में 100% अगर नहीं होगा तो आपको कोई पैसा रिकवर नहीं, ठीक है। और अगर उसमें आप ये नहीं समझते कि उसको सजा भी दी जाए कि जनाब जैसे देखें सजा, अगर उसको आप सजा नहीं, फिर वो पैसे की केस करता हूँ मैं, ठीक है। पहले बल्कि वॉलंटरी रिटर्न, और मैं तो इवन कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न जो थी वो भी दोबारा होने, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उसके लिए वॉलंटरी रिटर्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बिजनेस वाला है, ठीक है, और वो पैसा दे रहा है और वो छूट रहा है, तो पैसा हमें कंसर्न है, हमारा लूटा पैसा पाकिस्तान को मिले, ठीक है। महफूज यार खान साहब, इसमें आपकी भी हमने राय लेनी है कि इस हवाले से आपकी क्या राय, साथ साथ आपकी ये राय भी लेनी है कि वो बहुत सारे लोग नैब केसेस के अंदर जो पिछले 2.5 साल से 3 साल से 4 साल से जो है वो मौजूद हैं, कुछ बड़े पैसों के एवज भी हैं, कुछ बेचारे बड़े मामूली पैसों की वजह से भी अंदर फंसे हुए हैं, तो उनका कौन जवाब देगा जो इतने साल जिनके ज़ाया हो गए हैं और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है उनका। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम है। और ये जो है ये किसी की तरफ टारगेटेड नहीं होना चाहिए। ये ऐसा लगे कि हमारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं और 100% ये सोच आगे बढ़नी चाहिए, और ये किसी ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़, किसी एक ख़ास सियासी जमात के ख़िलाफ़ ना हो, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर हो। अवाम की भी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ये हुकूमत का भी नारा था कि लूटी हुई दौलत जो वापस लेकर आएंगे। महफूज यार खान साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे नैब के हवाले से और प्ली बार्गेनिंग की बात हो रही है, आपकी क्या राय है कि जो कि अभी नैब चेयरमैन ने भी कहा जो पैसे आए उसी के ज़रिए आ गए, मसलन वही बेहतर फार्मूला है जैसे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब फरमा रहे थे, और उसकी मुखालफत भी सामने आई, अभी जाम साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं जनाब ये जो जिसने करप्शन की उसे उल्टा लटका दें। मैं देखें, ब्रिगेडियर साहब का बड़ा एहतराम है मुझे। प्री बार्गेनिंग कैसे होती है नैब में, जब वो देखते मुर्गा फंस गया तो वो पहले अपने पैसे तय करते हैं। मैं तो करता रहूँ ना नैब के केसेस, और उसके बाद प्री बार्गेनिंग के तय होते हैं। अच्छा, फिर एक और नैब में होता है कि आपको अगर आप कोई चीज़ डिस्क्लोज करेंगे, कहीं से कोई रिकवरी होगी तो उसका 10-20% का उसको दिया जाता है। नैब ने आज तक किसी को नहीं दिया। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, भाग गया, मैंने कहा तुम तेरा केस में मुफ्त कर दूंगा, ठीक है। वो डर गया, कहने लगा कि आप तो मुझे ही मरवा देंगे। उसके कुछ 1.25 करोड़ रुपए थे। जब ये जस्टिस साहब आए तो मैंने कहा इनको दरखास्त, तो वो इस्लामाबाद पहुंच गए। देखिए, मेरा कहना ये है कि जुर्म है, ठीक है। एक आदमी कुफ्र के कलमात कहता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, ठीक है। एक आदमी चोरी करता है, जब हजरत आयशा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी बेटी आयशा भी चोरी करेगी उसका मैं हाथ काट दूंगा, ठीक है। तो ये कि आसमान से उतने ओमनी गुरूम के मोमनी गुरूम और फलां ग्रुप और फलां, इनके सबके ये टुंटे घूमे, इन्होंने मुल्क की कौमी दौलत लूटी है, इनका एक एक हाथ जरूर कटाओ। आप जब तक ये आप मिसाल कायम नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये कानून के तहत हो, अदलिया का सिस्टम शफाफ हो, एहतसाब होता हुआ नजर भी आए और इम्प्लीमेंटेशन भी हो। और जो मैं डिले ऑफ की बात कर रहा था, जो केस डिले हो रहे हैं, यानी नैब में जिन लोगों को पकड़ा वो, अब भाई यानी आप 90 दिन की बात थी, आप जो है ज़्यादा 1 महीना 2 महीना किसी ने किसी का कत्ल तो नहीं किया ना, करप्शन किए, चलो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन भाई 4 साल 5 साल 3 साल मतलब लोग जो है वो उन्हें भी तारीख पर तारीख मिले जा रही है। सर फंस गया, रिश्वत देके छूट गया। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ये फरमाएं कि एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है, आप भी नैब से वाबस्ता रहे हैं, कि अभी आप बात कर रहे हैं जनाब इन 10 सालों में ये करप्शन हुई, GID ने बताया जनाब ये अकाउंट बने थे 2016 में बने थे, इतने अरब रुपए वहाँ से गए, ये 2015 में हुआ, 2014 में हुआ, ये बहरिया की ज़मीन का मसला चल रहा है जनाब, ये ऐसे ली गई, ये वैसे ली गई, इसके पैसे वैसे, ये 4 साल गुजर गए इस बात पे। तो भाई ये इदारे सो रहे थे जब ये काम हो रहा था, तो क्या देखें, यही है ना कि इदारा हर एक को अपना काम करना चाहिए। यानी जब ये जुर्म हो जाए सब कुछ हो जाए, उसके बाद पैसा भी चला जाए, पता नहीं कहाँ से पहुंच जाए, उसके बाद जो है याद किया जाएगा कि जनाब ये क्यों हुआ। ये है कि जब गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी मर्जी के वो ऐसे इदारों के सरबराह लगाते हैं। इवन चेयरमैन नैब के लिए अभी भी जो कानून गलत है कि जब अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के चेयरमैन नैब को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे,
तो आप जुडिशियल सिस्टम के थ्रू क्यों उनको लगाते, जाके ना अपोजिशन का रोल हो ना किसी और का, वो भी नहीं हम करते। मैं तो ये कहूँगा ये आपके FIA के, आप हुकूमत से सारे इख्तियार या सियासतदानों से सारे इख्तियार लेना चाहते हैं, जुडिशियल जाए जो मेरिट पे लेकर आए, ताकि उसमें ना हुकूमत इन्वॉल्व हो ना अपोजिशन हो। जब कॉम्प्रोमाइज लाएंगे DG FIA, DG IB और इस तरह के जितने अदारे हैं वो इंडिपेंडेंट आएंगे तो फिर वो अपनी मर्जी का काम करें। हमारे इदारे क्या उस वक्त कहाँ थे जब ये सारी करप्शन हो रही थी? आज अगर बात की जा रही है कि ये हुआ 10 साल में 15 साल में, तो उस वक्त कहाँ थे सारे? उस वक्त FIA का आपने मर्जी का लगाया हुआ तो आंखें बंद करेगा। अच्छा, अगर वो इंडिपेंडेंट आएगा तो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो इत्तेफाक हो गया कि कहीं मुखालफत में आगे पीपल्स पार्टी को उसने सारे रात निकाल के खड़े कर दिए। तो ये चीज़ें हमें करने की जरूरत है। और उस वक्त देखिए ना कितना ये बैंक ने अकाउंट किसी ने, बैंक ब्रांच मैनेजर किधर था, स्टेट बैंक एक सस्पिशन की रिपोर्ट है सर 5 लाख से ऊपर का आप चेक दे दें, कॉल आ जाती है, तो ये अरबों रुपए जब ट्रांसफर हो रहे थे तो फिर वो जो मरे हुए लोग हैं इसमें ये है ना। तो अब इसलिए एक दफा मैं ये कहता हूँ अब जो कब हो गया है तो अब इसको एक मंदी के अंजाम पे पहुंचाएं, जिसके लिए भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब मंदी के अंजाम तक पहुंचा, 1 साल बाद इस साल की भी कोई कहानी निकलेगी। देखिए अब ये कि हम जो बात कर रहे हैं ना कि पिछली बार के नहीं होनी चाहिए, आपने हाथ काट दिया, लेकिन हाथ काटने की इस्लाम में ये है कि जल्दी फैसला करें। अगर मैं 15 साल के बाद उसके हाथ भी काटने हैं, पैसे भी लेने हैं, तो 15 साल तो गुजर गए ना। हम कहते हैं आज पैसा और अगर फर्ज करें वो बरी हो गया, फिर कौन जवाब दे होगा कि उस पर इल्जाम था, उसको गलत पकड़ा गया है और वो 10 साल बाद भागने के बाद बरी हुए हैं। बिल्कुल है, लेकिन और ऐसी मिसालें मौजूद है, बहुत कम हो गए। सो मैं ये कह पूरी जवानियां जो जेल के अंदर गुजर गई, उसके बाद पता चला जनाब ये तो इस पे तो इल्जाम लगा हुआ था, गलत इल्जाम था, इसे बरी करो जनाब, निर्दोष है ये। सिस्टम ठीक होना चाहिए ना। ये आपके जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम ये है कि अपने सिस्टम ठीक करें। लोअर कोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। जाम साहब आप फरमाएं कि ये जब सब कुछ हो रहा था जी, तो क्या इदारे मसद एक तो इदारों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब वो इन्होंने वजह बता दी कि भाई जब सियासी हवालों से बात होगी लगाए जाएंगे, तो ये इदारे मसद हम इदारों को कब खुद मुख्तार करेंगे, मेरिट पे लगाएंगे, वो पैसा जो इधर उधर लग जाता है वो इन इदारों पे लगाएंगे, इनको कॉम्पिटेंट बनाएंगे, डिजिटल और जदीद खतूत पर सवार करेंगे। जी देखें पास्ट में तो आप देखें कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी, तो मैनी इंस्टीट्यूशंस आर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, तो फिर वो ट्रांसपेरेंसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, डिलीवरेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो मैनी थिंग्स आर ओवरलुक्ड। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा सही क्वेश्चन रेज़ किया कि इसकी भी ज़रूरत है कि इन इदारों को भी हम ऑटोनमस बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, अब उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? थर्ड पार्टी का मसला खराब हो जाता है। अब जब ये इतना बड़ा बहरिया टाउन बन रहा था उस वक्त क्यों नहीं सवालात उठे? जब ये प्लॉट बिक रहे थे क्यों नहीं सवालात उठे? जब उनकी प्राइस बहुत हाई हो गई जब क्यों नहीं सवाल उठे? अब पूरी दुनिया में लोगों ने वहाँ पे प्लॉट्स ले लिए, इन्वेस्टमेंट लगा ली, अब आप बताएं वो लोग रो रहे हैं बेचारे। अब क्या होगा? टाउन का कभी टीवी में खबर आई है, कभी आप ये देखिए कितना उसने मीडिया कंट्रोल। बेसिकली अब एक आगे गवर्नमेंट मीडिया कंट्रोल कर लिया, लेकिन सर इदारों की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिन्होंने वो देखना है कि कहाँ गलती हुई है। अगर वो इदारे आके सामने बैठेंगे, मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा? वैसे ही बैठ जाएगा जब का पानी उजाड़ हो जाएगा और उसके बाद और अब मार्केट रेट गिरा दे जिन्होंने प्लॉट खरीदे हुए। महफूज खान साहब क्या कर रहे हैं? टाउन की हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दें। मेरा ये मिशन है, देख रहा हूँ कि बैरिया टाउन की हो सकता है कि आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाए, जैसे लाहौर में रॉयल पाम, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको बचाना होगा। भाग गए दुनिया, उनका आपने क्या कर लिया? उनकी जायदाद अभी तक पड़ी हुई है, नहीं बेच सकता। आपके सामने अभी भी आप मुख्तलिफ, अभी एक डिप्टी कमिश्नर मीटिंग बुलाई वैल्यूएशन कमेटी की, मुझे ही बुला लिया। तो मैंने कहा ये आप ना तो आपको इख्तियार है नैब को या FIA किसी की प्रॉपर्टी बेच दे जब तक कि कोर्ट से आप उसका ऑक्शन का ऑर्डर ना लाएं। अच्छा, किराए पे, मैंने कहा किराए पे भी नहीं दे सकते हैं आप, वैसे किसी को कब्जे के लिए रख दें बजाय चौकीदार के, आप उसको दे दें, मेरे जैसे किसी गरीब आदमी को दे दें बंगला, मैं रहता रहूंगा उसमें, मुझसे कुछ किराए भी ले लें आप रिकॉर्ड पर। देखिए मेरा कहना यह है, बहुत ही बुनियादी बात है कि जब तक जुडिशल सिस्टम में तब्दीली नहीं आएगी, यही हमारा मौक़िफ़ था। इससे पहले के चीफ जस्टिस जो थे चौधरी साहब का बेटा उनकी आंख के नीचे करप्शन कर रहा है। अभी इनके नहीं पता, इनके जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहबान हैं, साहब हैं,
इनके बारे में तो जब पता चलेगा ना, जब ये रिटायर हो जाएंगे। अभी तो मजाल है मेरा जैसा कोई आदमी मुंह खोल दे। और अभी हम भी खामोश हैं, आप भी खामोश नहीं है। अच्छा, आप हमें बुलाएं, हम आपको बताएंगे कि आपने क्या किया। अच्छा चलिए इसमें सुने, बताऊंगा उन्होंने क्या किया। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अपना जाम साहब आपकी तरफ में आता हूँ। अच्छा, एक और बड़ा इशू है, वो ये है कि एक तरफ तो हम ये सवाल उठाते हैं कि जनाब जब ये करप्शन हो रही थी, जब ये मसले हो रहे थे, तो उस वक्त इदारे क्यों खामोश थे और उस वक्त क्यों नहीं बोला गया। उसके साथ एक और बड़ा मसला आ जाता है कि जब इदारे जाग जाते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही जाग जाते हैं। एक तो सो रहे हैं, अब जब जाग गए तो फिर पता नहीं, फिर उसके बाद वो जो 8 घंटे की नींद होती है वो भी नहीं ले रहे, शायद पूरा 24 आवर जाग। आपने ये तो सुना होगा ना कि जब शेर जागता है तो क्या होता है। अच्छा, उससे क्या हो रहा है कि अब हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑफ कोर्स वो एक टारगेट है, सियासतदान एक टारगेट है। ये जो पैसा सारा है, जो मैं बात कर रहा था कि जो टैक्स का पैसा जमा हो रहा है या सूद का पैसा या हम जो इमदाद ले रहे हैं, जो हम कर्जे ले रहे हैं, जो पैसा ये आखिर में आके एक प्रोसेस से निकलना है ना, मिनिस्ट्रीज के जरिए निकलना है, ब्यूरोक्रेसी के जरिए निकलना है। अब वो पैसा कोलैप्स हो रहा है। अब लोग डर रहे हैं कि यार मैं इधर खर्च करूंगा तो कल मैं ना पकड़ा जाऊं, मैं इधर खर्च करूंगा तो इधर। ये पिछली 5 साल की जो केपीके की गवर्नमेंट है उसमें भी बहुत पैसा कोलैप्स हुआ है, पिछली सिंह की गवर्नमेंट के अंदर भी कोलैप्स हुआ है, अभी भी ये सूरत हाल है। अब वो पैसा निकल भी नहीं रहा जो वहां पे लगना चाहिए, वो डर रहे सारे लोग, तो मुझे अंदर नहीं जाना। तो इसका अगर आप कुछ फरमाएं कि क्या इसका हल है। देखिए, जब कोई चेंज और तब्दीली आती है, तो जैसे एहतसाब की, जैसे मैंने आपको कहा, एक फिजा पहली दफा चली है हमारे यहाँ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की। तो जब भी आप कोई चीज़ पहली दफ़ा करने जाते हैं तो उसके मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं, लेकिन इसमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये बड़ा एक ट्रांजिटरी पीरियड है, ये गुजर जाएगा। वी आर ऑन द राइट पाथ इंशाल्लाह, and slowly and gradually we'll take a flight। चलें, जो लोग मायूस हो रहे हैं, अभी जो सिस्टम है या जो हुकूमत की तरजीहात हैं उस पर उनको आप पॉजिटिव, मतलब एक बड़ी चीज़ है पॉजिटिव हूँ कि मेरा दिल ये कहता है कि हमें एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला है, और अगर उसको हमने मौका दिया, कप्तान ऑनेस्ट हो, प्राइम मिनिस्टर बहुत जबरदस्त हो, कोई शक नहीं, लेकिन टीम जो 11 खेलती है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी जिले में सर जो ओपनिंग बैट्समैन जो है, जो असद उमर साहब कह रहे थे मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, तो वो अगर ओपनिंग बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो कप्तान क्या करेगा, वो तो एक अपनी बारी ले सकता है बस, बाकी खिलाड़ी भी तो जरा। मैं आपको अर्ज करूं कि सिर्फ एक असद उमर साहब तो नहीं, इन सारे पाकिस्तान में और भी लोग हैं बड़े टैलेंटेड, 11 खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, सारे 11 हैं और बड़े लोग हैं जो विजन रखते हैं। अच्छा, रिजर्व प्लेयर, and you can evolve. This is the first time they will evolve, and इंशाल्लाह ताला अब उसको डिनाई कर बेहतरी की तरफ चीजें आएंगी। आप इंशाल्लाह, हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब में है कि मायूसी हराम है। इसमें एक बात नहीं सर, ये पहले मेरे सवाल का जवाब आप ही दे दें ब्रिगेडियर साहब कि ये जो मतलब लोग जो डर रहे हैं, मतलब पहले तो कोई जागा नहीं, करप्शन होती रही, 10 साल बाद बता रहे हैं, अब जो बजट सामने है भाई, अभी भी तो गवर्नमेंट ने खर्चा करना है ना। अब ब्यूरोक्रेसी, आप जिस ब्यूरोक्रेट के पास चले जाएं, आप जिस मिनिस्टर के पास चले जाएं, एमपीएस एमएलएस के पास चले जाएं, वो कह रहे हैं यार खर्च करेंगे, हम पे इल्जाम लग जाएगा। रिजवान, बड़े रूल बने हुए हैं, पूरे सिस्टम ठीक है, ठीक है। द ओनली थिंग इज टू फॉलो द सिस्टम। इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये बाय डिजाइन डिले किया जा रहा है, रूल्स बड़े सेट हैं, ठीक है, हर चीज है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें। नो ब्यूरोक्रेट शुड बी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। ठीक है, गड़बड़ी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, पॉलिटिशियन को कुछ पता नहीं होता, देख रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो बलूचिस्तान में जो पैसे निकले सेक्रेटरी साहिबान के पास से, मतलब मशीनें लानी पड़ गई। आप बताइए, आपसे बताऊं, फॉलो करें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आखिरी अशरे में अपना ये जो दिन रह गए हैं कि जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो हुकूमत के खजाने से तनख्वाह लेते हैं, और वो आर्मी हो, जुडिशरी हो और कोई भी, ठीक है, वो डिक्लेरेशन दें कि उनकी और उनकी औलादों की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे परफार्मा भरवा लें, ठीक है। तो ये चोरी पे कुछ कदम लग जाएगी। और दूसरा काम ये करें कि जिस तरीके से आपने एक करप्ट आदमी मर्चेंट के कहने पे एफआईआर दर्ज की, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ख्वाजा सोहेल को भी इस बात का हक मिलना चाहिए, जिसने 11 अरब रुपए लंदन भेजे हैं और थ्रू स्टेट बैंक भेजे हैं, कि वो भी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा पाए जो उसके लिए बाइस से नदामत बन रहे हैं। इसलिए उसको, वो पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर है, उसको निशान इम्तियाज मिला। वो निशान इम्तियाज के साथ साथ अब ये हमारे बाज गुजरा जो मेरे साबिक दोस्त हैं,
पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। भाई तुमने कौमी असम्बली ने बनाया ना कायदे हज़्ब इख्तिलाफ को जी, या तो आप 2/3 मेजॉरिटी से उसको खत्म कर दो। अब आपको चौकीदार भी नजर आ रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग का ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक बात कह रहा हूं। जब शहबाज शरीफ को आपने सदर बनाया है कमेटी का, तो उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो बनाया है, बनाना नहीं चाहिए पहले तो बात सर ये एक मॉरल है, चलो आप अपोजिशन लीडर को बना दो, आइन में लिखा हुआ नहीं है, आप ये कहिए क्यों बनाया फिर? वो प्रेशर था, मजबूरी किसने बनाना पड़ेगा सर? आपके सिस्टम ये हंग पार्लियामेंट है जी। ये मैंने अपने इलेक्शन में भी कहा था, जब लिहाड़ी से मैं लड़ रहा था, मुझे पता था मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं बिलावल के मुकाबले जो आपने वैसे बड़ी उम्दा बात आप लेकर आए कि जिन लोगों को आवाम के पैसों से या हुकूमत के पैसों से तनख्वाहें मिल रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने एसेट जो है पहले वो डिक्लेयर करें और फिर उनका एनुअली एसेट डिक्लेयर हो प्रॉपर, जब वो जिस तरह तरीकेकार होता है। उसके साथ साथ उन पर शायद मेरे ख्याल से एक दो चीज़ और लगनी चाहिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, ताकि सरकारी स्कूलों का मैार थोड़ा बेहतर हो, हॉस्पिटल जो है वो सरकारी इस्तेमाल करें, सरकारी हमारे हॉस्पिटल का मैार बेहतर हो जाए, हो जाएगी ना। जब ये के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे ठीक हो जाएंगे। जायदाद छोड़ी है, वो अपने बच्चों को अमेरिका में फ्रांस में जरूर पढ़ाए, लेकिन कोई कंगला जो ग्रेड 17-18 का है उससे पूछा जाए कि तू कहां से भेज रहा है भाई। आप उन बैरिक्यूरेट से पूछे ना। अब जैसे मैं हूं, एक गरीब आदमी था, लेकिन मेरे बेटे को मैंने अमेरिका में पढ़ाया, एक पैसे का हिसाब ले लो मुझसे, ठीक है, थ्रू स्टेट बैंक पैसा भेजा, ठीक है, प्रॉपर्टीज अब तो थी नहीं, जो एक आध प्लॉट बार ने दिया था, बेच के उसकी फीसें दे दी, ठीक है। तो आप रोके किसी को नहीं, ठीक है। और जी जाम साहब, अभी जी जाम साहब आपकी तरफ हम आते हैं लास्ट में वेरी क्विक जो है, अब ये जो एक दूसरे पे इल्जाम लग रहा है, यानी आप एक पीटीआई से बात करते हैं तो वो पीपल्स पार्टी और जनाब उनका निशाना नून लीग, इनसे बात करें तो कहते हैं जनाब पीटीआई में लोग बैठे हुए। तो ये इल्जाम तराशियों के दरमियान ही आपको लग रहा है कि रास्ता निकल आएगा और हम जो है, चाहे वो पीटीआई की सफों के अंदर लोग हो जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है, वो और इधर जो है वो निकल आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। उसके बाद मैं हुकूमत को एक मशवरा ये दूंगा कि उनके जो वज़रा हैं, जैसे आपने भी कहा कि इन चीज़ों पे ज़रा गुरेज करें कमेंट करने से, ठीक है। और जब मामलात अदलिया देख रही है, इदारे देख रहे हैं, तो उनको देखें, इदारों को इंडिपेंडेंट, और वो अपना काम करें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। जब ये हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि उनको भी मौका नहीं मिलेगा जिन लोगों के ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, ठीक है ना जी। बहुत बहाल होना चाहिए, उनकी खुद मुख्तारी सामने आनी चाहिए, मेरिट सामने। मेरे को जी सर एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वुज़रा जी हैं, जो गारंटर हैं, अपने नौकर को कर्जा दिलवा दिया, अपने वालिद को कर्जा दिलवा दिया, वो वजीर नहीं रह सकता जो गारंटर है अगर वो डिफॉल्टर है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये जो एक बात आ रही है कि डॉक्टर फारूक सलीम ने भी ये बात की, जो अभी जब उनका एक मसला इशू चला कि ये लूटी हुई दौलत का जो पैसा है और जो मईशत का जो फार्मूला है, इन दोनों को अलग अलग रखें। उसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि ये जो लूटी हुई दौलत है, ये आप सजाएं तो शायद दे दें, लेकिन जो पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, ये वापस नहीं आने का। देखिए, इस पर चीज चाहिए, एक जो मुल्क में करप्शन हो रही है उसको एक अलग सिस्टम करें, उसके बाद जो बाहर का पैसा है उसको अलग करें, और जो हमारे कंट्रोल में हम वो मईशत के लिए अलग पॉलिसी रखें, ताकि जो चीजें आ रही हैं उनको आप करें, क्योंकि उसका आप टाइम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कब पैसा आएगा, क्योंकि मुल्कों के साथ जो आपके जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर भी एक बड़ा सवाल है अभी, फिर जो अकामा की बुनियाद पर जो पैसे ट्रांसफर हुए उन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने मईशत का रूल अलग बना, मुल्क में करप्शन 20 अरब रुपए डॉलर्स की एक साल की करप्शन है, $20 बिलियन, एंड वी बैक फॉर $200-300 मिलियन अमेरिकन से। तो आपको यहाँ से अगर चौथा हिस्सा बचा रहे ना $5 बिलियन, सी व्हाट ऑल वी, जो लुट चुका है वो तो खैर लुट गया, वो वापस आना चाहिए, पैसा सारा वापस आना चाहिए। जिन्होंने कौम का पैसा बर्बाद किया उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए, लेकिन अब आगे जो है वो हमें ऐसे बंद मानने होंगे कि कौम का पैसा जो है कौम पे लगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत कदर करते हैं उन लोगों की कि जो कराची ऐसे मसरूफ शहर के अंदर स्टूडियो आते हैं, टाइम निकालते हैं। महफूज यार खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाम फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।